नमस्कार मित्रों, शुभ संध्या। वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत की भूमिका, इस परिचर्चा में हम सभी आज सम्मिलित होंगे। भारत के संदर्भ में पिछले दशक की सबसे बड़ी घटना इसका वैश्विक परिदृश्य में उभरना है। भारतीय अर्थव्यवस्था 80 के प्रारंभिक दशक से निम्न विकास दर की बेड़ियों से मुक्त हुई। 90 के दशक के मध्य तक 1991 से 93 के आर्थिक सुधारों के परिणाम स्वरूप भारत ने वैश्विक अर्थव्यवस्था में कुछ महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करने वाले देश के रूप में अपनी पहचान बनानी आरंभ की। तत्पश्चात 90 के दशक के अंत में पूर्वी एशियाई संकट के परिणाम स्वरूप और 21वीं सदी के पहले दशक के प्रारंभिक वर्षों से भारत ने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। भारत का निर्यात बढ़ने लगा। इसका विदेशी मुद्रा भंडार, जो कई दशकों से लगभग $5 बिलियन के लगभग रहा, उसमें आर्थिक सुधारों के बाद अधिकाधिक वृद्धि होती चली गई और एक दशक से कम समयावधि में यह बढ़कर 300 बिलियन हो गया। यदि यहां हम भारतीय उद्योगपतियों की बात करें तो जिन्होंने कभी कभार भारत से बाहर जाने का जोखिम उठाया, वे अचानक संपूर्ण विश्व में और यहां तक कि कुछ औद्योगिक देशों में निवेश करने लगे। और जब 2009 में G20 की बैठक हुई, तब भारत उस वैश्विक नीति समूह का एक महत्वपूर्ण सदस्य बन चुका था। तब से लेकर आज तक भारतीय अर्थव्यवस्था में वैश्विक परिदृश्य के पटल पर आमूलचूल परिवर्तन हुए और आज जब G20 की बैठक भारत में फिर से शुरू हुई है, तो वैश्विक पटल पर भारत की स्थिति का आकलन, उस पर चर्चा करना एक बहुत सार्थक और समीचीन परिचर्चा का मुद्दा हो जाता है। और इसी विषय पर विचार विमर्श करने हेतु आज हमारे बीच उपस्थित हैं प्रोफेसर आशाराम त्रिपाठी जी। नमस्कार सर। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के वाणिज्य संकाय में आचार्य पद को विभूषित करते हैं। और हमारे साथ हैं प्रोफेसर इंदु उपाध्याय, जो कि वसंत कन्या महाविद्यालय काशी हिंदू विश्वविद्यालय का ही महाविद्यालय है, आचार्य पद को विभूषित करती हैं। और हमारे साथ हैं श्री नीरज कुमार सिंह, जो कि कोषाध्यक्ष हैं CA वाराणसी ब्रांच की, और मैं डॉक्टर श्रुति मिश्रा, काशी हिंदू विश्वविद्यालय दर्शन विभाग में। और इन सभी मुद्दों से मैं निरंतर आपसे रूबरू होती रहती हूं। तो चलिए हम इस परिचर्चा को आरंभ करते हैं। और सबसे पहले हम एक सामान्य मुद्दे से आरंभ करते हैं कि भारत का इस समय वैश्विक अर्थव्यवस्था में योगदान क्या है। मैं आप सभी विद्वद्गण से क्रमशः इस पर अपना विचार जानना चाहूंगी। सबसे पहले मैं आरंभ करती हूं प्रोफेसर आशाराम त्रिपाठी। सर, कृपया मुझे बताइए कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत का इस समय क्या योगदान है, आप कहाँ देखते हैं भारत को? नमस्कार मैडम। आज भारत एक महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्था है। यदि आप ध्यान दें तो आप पाएंगे कि विश्व के जितने विकसित देश हैं और उनकी जो महत्वपूर्ण व्यावसायिक इकाई है, उसके मुख्य अधिशासी भारतीय हैं। तो इस मामले में यदि हम विचार करें तो भारत मानव संपदा के मामले में सबसे विकसित देश है, सबसे संपन्न देश है। और जो पुराने में ये कहा जाता था कि भारत सोने की चिड़िया है, आज वास्तविक रूप में ये परिदृश्य हो रहा है, क्योंकि भारतीय जन संपदा पूरे विश्व में छाई हुई है। लेकिन यदि और क्षेत्रों में भी देखें तो हमारी जो संस्कृति है, उस संस्कृति के अनुरूप विश्व पटल पर भारतीय अर्थव्यवस्था छा रही है। आज विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारतीय अर्थव्यवस्था सबसे बड़ा बाजार है पूरी विश्व अर्थव्यवस्था के लिए। तो विश्व के जितने विकसित देश हैं वो सब भारत की तरफ देख रहे हैं। यह पैंडेमिक आया, लेकिन पैंडेमिक के बाद जितना तेजी से भारतीय अर्थव्यवस्था अपने को व्यवस्थित की है, यह भी एक महत्वपूर्ण कदम है। आप देखें तो भारतीय उद्योग, भारतीय वाणिज्य, बैंकिंग, पूंजी बाजार बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। और हमें ऐसा लगता है कि विश्व की अर्थव्यवस्था में जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कोई भी अर्थव्यवस्था अदा करने जा रही है, वह भारतीय अर्थव्यवस्था है। बड़ा ही उचित समय पर भारत को अध्यक्षता करने का मौका मिला G20 में। G20 एक ऐसा समूह है
जो विश्व की 2/3 जो ट्रेड कॉमर्स है उससे संबंधित। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो ये महत्वपूर्ण भूमिका भारत निभाने जा रहा है। जी जी। डॉक्टर इंदु उपाध्याय, मैं आपसे भी संदर्भ में जानना चाहूं कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में आज आप भारत की स्थिति किस तरीके से देखती हैं एक अर्थशास्त्री के रूप में? मैं भी सर से बहुत अधिक सहमत हूं। मुझे भी महसूस होता है कि भारतीय स्थिति काफी सुदृढ़ है। आज की अगर वैश्विक अर्थव्यवस्था की बात हम करें तो आज की वैश्विक अर्थव्यवस्था बहुत सारे साइक्लिकल फ्लक्चुएशन से जूझ रही है, लेकिन आज भी भारत की स्थिति उतनी ही सुदृढ़ है। और सुदृढ़ होने का ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी मैं कहूंगी, क्योंकि यूएस की जो पोजीशन है वो खराब हो गई है, वहां पर डिटोरिएशन है। चाइना जो काफी तेजी से ग्रो कर रहा था उसकी पोजीशन भी बहुत अच्छी नहीं है। अगर भारत इस समय सही स्टेप्स उठाता है और G20 के लिए, क्योंकि अब G20 की जो समिट है वो एक ग्लोबल डिसीजन लेंगे, एक ग्लोबल पाथवे तैयार करेंगे और भारत का इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका होगी भारत की। तो उसके हिसाब से, क्योंकि आज हमारे पास हर चीज जो वैश्विक अर्थव्यवस्था के विकास के लिए जरूरी है, हर चीज है हमारे पास, क्योंकि सप्लाई साइड में भी कॉन्स्ट्रेंट है, डिमांड साइड में भी कॉन्स्ट्रेंट है। इन दोनों ही चीजों से उबरने के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था के पास संपूर्ण व्यवस्थाएं हैं। अगर G20 में क्योंकि हम अध्यक्षता करेंगे और एक ग्लोबल पॉलिसी जो बनेगी, उस ग्लोबल पॉलिसी में अगर हमारा, क्योंकि हमारे पास एक लीडरशिप है जो ब्रॉडर सोचती है, यहाँ पर डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमारा इंडेक्स बढ़िया है, तो ऐसे समय पर एक अच्छा स्टेप उठाया जाएगा, टैक्सेशन को आसान बनाया जाएगा, जो चीजें भी वैश्विक अर्थव्यवस्था के अनुरूप होगी उन सभी पॉलिसीज को अडॉप्ट किया जाएगा भारत में। तो मैं बिल्कुल समझती हूँ कि भारत की परिस्थिति, जो आज की परिस्थिति है, भारत एकदम सुदृढ़ परिस्थिति में है और विश्व गुरु बनने का रास्ता एकदम साफ होने वाला है। बिल्कुल, ये एक अवसर है, इसको अवसर की तरह लिया जाना चाहिए। चुनौतियां तो हैं ही, लेकिन चुनौतियों का हम कितने अच्छी तरीके से सामना करते हैं, डटकर सामना करते हैं, ये यहाँ पर देखने वाली बात होगी। अब इसी क्रम में अभी हमारा 2023 का बजट आया है। हमारे साथ कोषाध्यक्ष वाराणसी ब्रांच के श्री नीरज जी उपस्थित हैं। मैं आपसे इस बजट के मद्देनजर कुछ पूछना चाहूंगी कि वैश्विक अर्थव्यवस्था के संदर्भ में, वैश्विक परिदृश्य को देखते हुए हालिया बजट पर विचार करें तो इस पर आप यहाँ पर भारत को कहाँ पर देखते हैं, किस तरीके से देखते हैं, क्या क्या चुनौतियां होंगी और ये बजट कहाँ तक सहयोगी है भारत को वैश्विक परिदृश्य पर सुदृढ़ तरीके से खड़ा करने में? नीरज जी। धन्यवाद श्रुति जी। अभी 1 फरवरी को हमारी वित्त मंत्री जी ने जो बजट पेश किया था वो बहुत ही प्रगतिशील बजट है। वो हमारे लक्ष्य को साधता हुआ $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहा है। इस बजट में हमने बहुत सारी चीजें देखी, जैसे कि टैक्स प्रावधान को सरलीकरण किया जा रहा है ताकि वो आम आदमी के भी समझ में हो और उससे उसको फायदा भी हो। जहाँ तक की बात है इनडायरेक्ट टैक्स की, तो उसमें बहुत सारी छूट जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव दिए जा रहे हैं वो कोऑपरेटिव सेक्टर्स को भी दिए जाएंगे अब, जो पहले केवल प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज को ही दिए जा रहे थे। तो इससे हमारे मेक इन इंडिया को भी बल मिलेगा और हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी और हमारा भारत अब इसमें 3.8 से पार करता हुआ $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहा है। और इस बजट में हमारे रक्षा बजट को भी बहुत बढ़ावा मिला है, जिससे कि मेक इन इंडिया को भी बहुत इनिशिएटिव मिलेगा। पहले भारत हमेशा रक्षा बजट हमेशा बाहरी खरीद से ही करता था अपना पूरा, लेकिन अब मेक इन इंडिया के तहत वो अपना स्वदेशी सारी मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है और वो एक बड़ा मार्केट बन रहा है। पड़ोसी देशों को भी वो सारी चीजें सप्लाई करेगा जी। और हमारा फिस्कल डेफिसिट जो बहुत बढ़ा हुआ था पहले, उसको इस बार के बजट में 6.4 तक लाने की कोशिश की गई है और वो आगे चल के इससे और भी कम किया जाएगा। प्रोफेसर आशाराम त्रिपाठी जी हमारे बीच हैं, तो मैं जरूर चाहूंगी कि बजट एक बहुत ही अहम मुद्दा होता है देश के, राष्ट्र के विकास के संदर्भ में। तो जो भी हम
तत्व देख रहे हैं 2023 की बजट के संदर्भ में, वैश्विक परिदृश्य में आप इसको किस तरीके से देखते हैं सर, कृपया बताइए। मैडम, जो आर्थिक बजट प्रस्तुत किया गया एक तरह से वार्षिक लेखा जोखा होता है कि सरकार को कितनी प्राप्तियां होनी है और किन किन मदों पर सरकार खर्च करेगी, और इन खर्चों के ही माध्यम से देश की विकास की गति तय होती है। तो जहां तक बजट का सवाल है, वह एक ऐसा बजट प्रस्तुत किया गया है जिससे हमारी आर्थिक प्रगति एक सतत विकास की तरफ जाए, केवल एकांगी न हो, सर्वांगीण विकास की तरफ प्रस्तुत करने के लिए बजट के सारे प्रावधान किए गए हैं जी। थोड़ी सी मैं बात करूं आपसे यदि भारतीय अर्थव्यवस्था के स्ट्रक्चर के बारे में, तो हमारी कृषि प्रधान रही है, क्योंकि हमारे जीडीपी में कृषि का क्षेत्र सर्वाधिक रहा। लेकिन इधर हाल के वर्षों में जो अधः संरचनात्मक परिवर्तन हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था में हुआ, वह सेवा क्षेत्र ने कृषि क्षेत्र से आगे बढ़ लिया। लेकिन आज ये जरूरी है कि हमें अपने उद्योग क्षेत्र में जो इनकम फ्रॉम इंडस्ट्री है उसे भी बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए इस प्रकार का विकास होना चाहिए और बजट इस क्षेत्र में एक अग्रणी भूमिका, एक मोटिवेटर का काम करेगी। जी बिल्कुल, बिल्कुल। दूसरी बात यह है कि विनियोग एक बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है अर्थशास्त्र का। जी। जितना अधिक विनियोग होगा, राष्ट्रीय आय उतनी ही तेजी से बढ़ती है, जिसमें गुणक प्रभाव होता है, मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है। तो इस बजट में ऐसे प्रावधान किया गया है कि लोग अधिक से अधिक व्यय भी करें। अर्थव्यवस्था में जब मोबिलिटी आएगी, जब लोग खर्च करेंगे, तो निश्चित रूप से या तो उपभोग क्षेत्र में वो खर्च होगा या विनियोग में जाएगा, और जितना अधिक से अधिक विनियोग होगा, हमारी राष्ट्रीय आय बढ़ेगी। तो मुझे ये विश्वास है कि भारतीय अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से बढ़ने वाली है। जो अभी 5वीं विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, यह आगे बढ़ेगी और आगे बढ़ेगी। जी बिल्कुल, बिल्कुल सर। अब चूंकि बात वैश्विक परिदृश्य की हो रही है और भारत की अर्थव्यवस्था की हो रही है, तो मैं यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र संघ यहाँ पर प्रासंगिक हो जाता है कि वहां पर भारत को किस तरीके से याद किया जा रहा है। तो पिछले दिनों संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग में आर्थिक विश्लेषण और नीति खंड की वैश्विक आर्थिक निगरानी की शाखा के हामिद राशिद हैं, इन्होंने विश्व आर्थिक स्थिति और संभावना 2023 इस रिपोर्ट को प्रस्तुत किया था, और प्रस्तुत करने के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें कही हैं। हम यहां से अपनी बात को आरंभ करते हैं कि वे जब ये कहते हैं कि इस समय दुनिया का सबसे आकर्षक स्थल है भारत, और अगले वर्ष 6.7% आर्थिक वृद्धि दर हासिल करने की दिशा में बहुत तेजी से वह बढ़ रहा है, और यह वृद्धि दर G20 देशों की तुलना में काफी ऊंची है। वे आगे कहते हैं कि हमारा ये आकलन कहता है कि निकट भविष्य में मजबूत मांग के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था की बहुत अच्छी स्थिति रहेगी, और G20 के अन्य देशों के मुकाबले भारत की वृद्धि दर बहुत मजबूत है। आप देखिए कि G20 में जो है वो अधिकांश देश विकसित देश हैं। डॉक्टर इंदु, मैं देखिए अधिकांश देश और अमेरिका जैसी अर्थव्यवस्था है, यूरोपियन यूनियन है, और इनसे भी बेहतर आर्थिक वृद्धि की बात इस रिपोर्ट में कही जा रही है। तो एक अर्थशास्त्री के नजरिए से ये जो रिपोर्ट है, ये जो आकलन है, उस पर आपका निष्कर्ष क्या होगा, आपका विचार क्या होगा, मैं जानना चाहूंगी। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ श्रुति जी कि यूएस की अर्थव्यवस्था और G20 के सभी सदस्य गणों की जो अर्थव्यवस्था है वो इस समय बहुत अच्छे दौर से नहीं गुजर रही है। स्लो डाउन है, रिसेशन का समय चल रहा है। जो विश्व के सामने बहुत सी समस्याएं हैं, उनका नेचर जो है स्ट्रक्चरल है, और इस स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में बहुत हद तक भारतीय अर्थव्यवस्था एक बड़ी भूमिका निभा सकती है। जब आपकी अर्थव्यवस्था में रिसेशन रहता है, इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाता, ऐसे समय पर आपको एक तरह से बूस्ट चाहिए होता है, कहीं और इन्वेस्टमेंट हो जाए। जी जी। तो G20 अर्थव्यवस्था में क्योंकि एक अग्रणी भूमिका निभा रहा है भारत, अगर एक वैश्विक एजेंडा बनता है,
उस वैश्विक एजेंडे के तहत अगर पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ा दिया जाए, हालांकि इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत बड़ा भी बजट में बात हुई, इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत बड़ा फंड अलॉट किया गया है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर एक सबसे बड़ा इनकम क्रिएटर होता है क्योंकि वो मल्टीप्लायर इफेक्ट से जाता है और पूरी भारतीय अर्थव्यवस्था ही नहीं वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी एक अच्छा प्रभाव डालेगी। एक बड़ा कारक ये है। दूसरा बड़ा कारक है हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड। हमारे पास एक बहुत बड़ी संख्या में यूथ है और ये यूथ जो है इसका नेचर स्किल्ड और सेमी स्किल्ड दोनों तरह के लेबरर्स बहुत सस्ते दामों पर उपलब्ध है जी। तो ये एक अच्छा असर डालेगी बाहर से निवेश को आकर्षित करने में। और जो हमारा सड़क पर होने वाला इंफ्रास्ट्रक्चर जो व्यय हो रहा है, जो कनेक्शन हो रहा है प्रोडक्शन सेंटर का मार्केट से और जो कनेक्शन हो रहा है लेबर सेंटर का प्रोडक्शन सेंटर से, एक बहुत बड़े भूमिका बांधेगी बिल्कुल। भारत का वैश्विक दौर में शामिल होने पर। जी जी, बिल्कुल मैं सहमत हूँ इस बात से। और जिस वृद्धि दर की बात की गई है 6.7, निश्चित रूप से ये भारत के लिए की बहुत ही भरोसेमंद और टिकाऊ वृद्धि दर है। और भारत में गरीबी रेखा के नीचे बहुत बड़ी संख्या में लोग रहते हैं और इस नजरिए से भी देखा जाए तो ये वृद्धि दर जो है वो बहुत बेहतर है। और भारत यदि इस वृद्धि दर को कायम रखता है तो यह सतत विकास लक्ष्यों के लिए और वैश्विक गरीबी को कम करने के लिए बहुत ही अच्छा होगा जी। तो अपनी इस परिचर्चा को हम लोग आगे बढ़ाते हुए, नीरज जी, चूंकि आप सीए हैं और स्वाभाविक रूप से जो मनी ट्रांजैक्शन है उससे आप रोज रूबरू होते होंगे, तो वैश्विक अर्थव्यवस्था को डिजिटल बनाना, भारत इसमें इसकी क्या भूमिका है और आगे इसकी क्या संभावनाएं हैं, है ना? तो मैं इस संदर्भ में आपके विचार जानना चाहूंगी कि वैश्विक अर्थव्यवस्था को डिजिटल बनाने में भारत किस तरीके से सहायक हो सकता है, किस तरीके से अपनी भूमिका निभा सकता है। नीरज जी। जी, जैसे कि आप सभी को पता होगा कि डिजिटल इकोनॉमी हम लोगों में बहुत दिनों से, हालांकि कोविड के काल से ज्यादा बढ़ी है जी, लेकिन ये पहले से भी था और हमारे भारत की प्रणाली को दुनिया भर के देशों ने सराहा है। यहाँ तक कि इसकी यूपीआई प्रणाली को भी बाकी के देश अपनाना चाहते हैं जी। और गूगल भी हमारी प्रणाली को उदाहरण देते हुए अमेरिका में भी इसको लागू करवाना चाहता है। और इस बात सही है कि हम डिजिटल इकोनॉमी में बहुत आगे बढ़ चुके हैं और ये आने वाले समय में बहुत आगे जाएगा। आपको जैसे पता होगा कि यूपीआई से हम लोग 2 रुपए से लेकर 2 लाख तक के ट्रांजैक्शन मिनटों में कर सकते हैं जी। तो ये बहुत बड़ा चेंज आया है हमारी मार्केट में और इससे हमारा ट्रांसपेरेंसी भी बढ़ा है। कुछ भी ट्रांजैक्शन की ट्रांसपेरेंसी को बढ़ी, स्पीड को बढ़ाया गया है इससे, और इससे हमारा लेन देन बहुत सुगमता से हो रहा है। तो ये हमारे डोमेस्टिक मार्केट को भी बहुत बढ़ावा दे रहा है और यही कारण है कि आजकल के डेट में आप जीएसटी को भी देखेंगे तो जीएसटी का पेमेंट भी आजकल क्यूआर कोड से यूपीआई के थ्रू होने लगा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके कारण आप उसका प्रभाव जीएसटी के कलेक्शन पे भी देख सकते हैं कि आजकल 1 लाख से हमेशा ऊपर हर महीने का कलेक्शन होता है जीएसटी का। तो हम लोग इस दिशा में बहुत आगे बढ़ रहे हैं और मेरे ख्याल से जल्दी ही बाकी के देश भी हमारी प्रणाली को अपनाते हुए और पूरे विश्व में इस व्यवस्था को लागू हो जाएगा जल्दी ही। बिल्कुल। अब इस कार्य को अंजाम देने के लिए और दुनिया के देशों को डिजिटल रूप से प्रशिक्षित करने के लिए वैश्विक स्तर पर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर करने के लिए भारत एक अपना बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देने जा रहा है। ये 24 घंटे पहले की जो अपडेट है इस संदर्भ में हम एक अनुमान अगर हम करें तो उसके मुताबिक फिलहाल वैश्विक स्तर पर 11 लाख करोड़ की डिजिटल अर्थव्यवस्था है और यदि वर्ष 2025 तक वैश्विक डिजिटल अर्थव्यवस्था हम अनुमान करें तो 23 लाख करोड़ डॉलर की हो जाएगी, है ना? तो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है ये डिजिटल रूप से अर्थव्यवस्था को जब हम परिवर्तित करते हैं। तो भारत के डिजिटल भुगतान से लेकर डिजिटल रूप से दी जाने वाली सरकारी सहायता की चर्चा जो है आज वैश्विक स्तर पर हो रही है। और ये भी गौरतलब है कि देखिए दुनिया के 13 देश भारत की यूपीआई जो
यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस जिसको हम कहते हैं, इंदु जी भुगतान प्रणाली को अपनाने के लिए तैयार हो गए हैं और अभी हालिया सिंगापुर यूपीआई से यहां भुगतान शुरू हो जाएगा। तो भारत को छोड़कर अन्य सभी देशों के डिजिटल इकोसिस्टम में कुछ कंपनियों का एकाधिकार है और सिर्फ भारत में डिजिटल इकोसिस्टम जो है वो सभी के लिए खुला हुआ है। और अगर आप इस परिप्रेक्ष्य में विचार करें तो गूगल ने अपनी भुगतान प्रणाली को छोड़ा है और यूपीआई को अपनाया है और यहां तक कि गूगल ने अमेरिका फेडरल को लिखा कि भारतीय भुगतान प्रणाली बहुत लोकतांत्रिक तरीके से चल रही है और इसमें जैसा कि अभी नीरज जी ने कहा कि 2 रुपए से लेकर के 2 लाख तक का जो ट्रांजैक्शन है वो 2 सेकंड में किया जा सकता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है एक सशक्त इंफ्रास्ट्रक्चर वैश्विक स्तर पर खड़ा करने में। आपका इस संदर्भ में क्या मंतव्य है, मैं जानना चाहूंगी। मैं भी समझती हूँ कि भारत एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा इस डिजिटल लिटरेसी की तरफ, क्योंकि जो पैंडेमिक था हमारा एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी हमें दे गया है। हमने इस पैंडेमिक के दौरान बहुत तेजी से इस्तेमाल किया है, डिजिटल पेमेंट करा है। एक एस्पेक्ट क्योंकि हम कंज्यूमर्स हैं, बहुत सारे हमारा बड़ा डेमोग्राफिक डिविडेंड है, हमारे पास एक बड़ा मिडिल क्लास है और इस मिडिल क्लास की वजह से हम बहुत बड़े कंज्यूमर्स हैं, बहुत सारे कंज्यूमर्स हमारे बीच में। और ये कहीं का भी कंज्यूमर अगर ज्यादा किसी भी कमोडिटी का अगर डिमांड ज्यादा होता है तो उसके लिए इनोवेशंस भी होते हैं, रिसर्चेस भी होते हैं। तो इनोवेशन और रिसर्चेस हमारे यहाँ हो रहे हैं। इस संदर्भ में ये तो दिखाई दे रहा है क्योंकि इतनी तेजी से ये फैला और एक हमारे अंदर का एटीट्यूड, एक नए को के साथ चीज के साथ अडेप्ट करने का हमारा एटीट्यूड भी इस मामले में हमें श्रेय देना पड़ेगा अपने आप को भी कि हम बदले, बिल्कुल बदले हैं, हम बदले हैं। और एक और चीज जो हमारा और विगत ये जो पेंडेमिक के बाद का समय था उसमें बहुत तेजी से बदले हैं। न सिर्फ शिक्षा क्षेत्र, फाइनेंसेस के ट्रांजैक्शन में भी हमने वित्तीय प्रणाली को बड़ी सुदृढ़ तरीके से। आप देखिए ना, आज एक छोटी छोटी रेहड़ी, छोटे छोटे दुकानों पर यूपीआई पेमेंट चल रहा है। बिल्कुल एकदम। और ये तो एक एस्पेक्ट हुआ। दूसरा कारक जिस पर हमें ध्यान देने की जरूरत है, बहुत लंबा हमारे पास सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स का तबका है जो ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स इसको आगे लेकर जाएंगे। लंबा जाने वाला प्रोसेस है। ये प्रोसेस अभी रुकने वाला नहीं है। हम मान के चलें कि यही वो रास्ता है जहां से भारत विश्व गुरु बनने की तरफ जाएगा। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। अब देखिए, जब हम वैश्विक परिदृश्य की बात कर रहे हैं तो हमने यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस को तो ले लिया, हम यहाँ पर विश्व बैंक को एक बार लेना चाहेंगे कि पिछले दिनों विश्व बैंक की एक रिपोर्ट आई थी। सर, प्रोफेसर आशीष त्रिपाठी जी से मैं ये थोड़ा सा मैं इस संदर्भ में आपका मंतव्य जानना चाहूंगी। एक रिपोर्ट जिसका शीर्षक था नेविगेटिंग द स्टॉर्म, और इसमें भारत की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में कुछ निष्कर्ष निकाले गए थे, कुछ महत्वपूर्ण बातें कही गई थी, जिसका सार यदि कहें तो कुछ इस रूप में था कि यहां जहां बाहरी वातावरण बिगड़ते हुए बाहरी वातावरण का भार भारत की विकास संभावनाओं पर पड़ेगा, वहीं अधिकांश अन्य उभरते बाजारों की तुलना में भारतीय अर्थव्यवस्था वैश्विक हालात से निपटने हेतु अपेक्षाकृत अच्छी स्थिति में रहेगी। तो प्रतिकूल वैश्विक घटनाओं के जारी रहने के मद्देनजर यद्यपि निरंतर सतर्कता की आवश्यकता तो है, लेकिन मजबूत व्यष्टि अर्थशास्त्र की मौलिक अवधारणाओं ने इसे अन्य उभरती हुई बाजार अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में बहुत अच्छी स्थिति में रखा है। एक अर्थशास्त्री के रूप में आपका आकलन इस संदर्भ में क्या होगा? क्यों इसे बेहतर स्थिति में रखा है? तमाम चुनौतियों के होते हुए भी भारत का वैश्विक स्तर पर इस प्रकार का आकलन, आप क्या कहते हैं? अभी श्रुति जी ने आप जिस क्षेत्र की चर्चा की, डिजिटलाइजेशन, डिजिटल इकोनॉमी के रूप में भारतीय अर्थव्यवस्था सबसे महत्वपूर्ण है। एक समय था जब भारत बहुत पीछे था। हम आपका ध्यान आकृष्ट करेंगे कि 1991 में जब हमने लिबरलाइजेशन शुरू किया, उस समय हमारा जो बाजार था, पूंजी बाजार था, उसमें कोई भी स्टॉक एक्सचेंज ऐसा नहीं था जो डिजिटल रहा हो। बिल्कुल बिल्कुल सर। लेकिन तब से लेकर के डिजिटल क्षेत्र में बहुत तेजी से भारतीय अर्थव्यवस्था आगे बढ़ी है और यह इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ही चमत्कार है कि आज हम पूरे विश्व से जुड़े हुए हैं और पूरा विश्व भारत की तरफ देख रहा है और भारत
उसको मॉनिटर करने के लिए भी पूरी तरह से तैयार है। G20 की अध्यक्षता इसमें एक महत्वपूर्ण कड़ी है। लेकिन यदि आप G20 का जो मोनो है, जो मोटो है, उस पर विचार करें, वसुधैव कुटुंबकम, जी, तो हमारी अर्थव्यवस्था इस आधार पर आगे बढ़ रही है कि हमारा पूरा विश्व अर्थव्यवस्था एक कुटुंब है, और कुटुंब में यदि कोई भी सदस्य थोड़ा कमजोर है तो उसको आगे बढ़ाने के लिए हमारी अर्थव्यवस्था आगे बढ़ करके योगदान देती। जैसा कि मैडम उपाध्याय ने भी कहा कि हमारी जो डेमोग्राफिक कोशिएंट है वो बहुत मजबूत है। हमारे पास वो ताकत है कि हम किसी भी अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकते हैं, और उसकी जो इनपुट्स है वो हम अपने विकास के लिए और विश्व के विकास के लिए उपयोग में ला सकते हैं। कभी भी भारतीय अर्थव्यवस्था का उद्देश्य शोषण के रूप में नहीं रहा है, बल्कि पोषण के रूप में रहा है। और जब तक पोषित अर्थव्यवस्था नहीं होगी, तब तक विश्व में सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात, सतत विकास की बात हम नहीं कर सकते। और हमारा उद्देश्य बड़ा स्पष्ट है, जिसके आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ेगी और निश्चित रूप से विश्व की अर्थव्यवस्था का वो मार्गदर्शन करेगी। और किस ढंग से वैश्विक अर्थव्यवस्था जानी चाहिए, इसके लिए मार्ग प्रशस्त करेगी। जी, निस्संदेह सर। आप देखिए तो भारत में बेरोजगारी की जो दर है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है अर्थव्यवस्था के नजरिए से, पिछले 4 सालों में काफी अच्छी गिरावट हुई है। इसमें 6.4% ये रह गया है। इसका मतलब ये कि घरेलू मांग बहुत मजबूत है, और भारत में महंगाई दबाव भी काफी कम हुआ है, और इस साल करीब 5.5%, और 2024 में इसके आंकड़ों की यदि हम बात करें तो 5% रहने का अनुमान है। यानी देश में एक अच्छी स्थिति हम देख सकते हैं, और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर सशक्त तरीके से उभरने की उम्मीद है। अब इस परिचर्चा के अंत में इसका जो निष्कर्ष है, मैं ये जानना चाहूंगी आप सभी विद्वद्गण से, इन सभी परिदृश्यों को देखते हुए भविष्य में भारत की स्थिति को आप किस प्रकार से देखते हैं? इंदु जी, मैं आपसे पहले चाहूंगी। भारत एक मजबूत स्थिति में है। भारत विश्व गुरु बनेगा। भारत का डेमोग्राफिक डिविडेंड, उभरता हुआ मिडिल क्लास, नेचुरल रिसोर्सेज और सभी चीजें जो अवेलेबल हैं भारत के पास, वो सब संकेत करती हैं कि भारत एक मजबूत पोजीशन में और पहुंचेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी विद्वद्गण को। समय की सीमा है और हम उसके शीर्ष पर पहुंच चुके हैं, तो परिचर्चा आगे चलती रहेगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। पुनः मिलेंगे मित्रों, नमस्कार।